बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। ज़रियाब का कलेजा मुंह को आ गया। एक इंसान की इससे ज्यादा क्या तौहीन हो सकती थी कि उसकी लाश कुत्तों के सामने डाल दी जाए। ये सफाकी और संगदिली का बदतरीन मुजाहिरा था। कुंदन और रस्मक ने भी हुर्मत चौधरी की लाश देख ली थी। कुंदन अगर अपने मुंह पर हाथ न रख लेती तो उसकी चीख हवेली की खामोश फिजा में दूर तक फैल जाती। रस्मक पर अजीब सी कैफियत तारी थी। उसके चेहरे के तासुरात से उसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने दांत इस सख्ती से पेंच लिए कि जबड़ों की हड्डियां उभर आई थी। उसने टॉर्च करीब खड़ी हुई कुंदन के हाथ में थमाई और चाकू सीधा करता हुआ 2 कदम आगे बढ़ा। कुत्ते उसे आगे आते देखकर और भी खौफनाक आवाज में गराने लगे। उनका अंदाज ऐसा था कि अगर उनका शिकार छीनने की कोशिश की गई तो वो मुदाहलत करने वाले ही को चीर फाड़ डालेंगे। रस्मक 2 कदम आगे बढ़ गया। वो अच्छी तरह जानता था कि ऐसे में इन होनहार कुत्तों के सामने आना खुदकुशी के मुतरादिफ था, लेकिन वो हुर्मत चौधरी की लाश की बेहुरमती नहीं देख सकता था। उसने 1 कदम और आगे बढ़ाया ही था कि एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। रस्मक रुक गया। उसी लम्हे इमारत के दूसरी तरफ से खाम्स की आवाज उभरी। वो कुत्तों के नाम लेकर पुकार रहा था। रस्मक, वापस आ जाओ, जल्दी करो। ज़रियाब ने तेज लहजे में सरगोशी की। रस्मक तेजी से वापस आया। कुत्ते इस मदाहलतकार को पसपाई एहतियार करते देकर एक बार फिर अपने शिकार की तरफ मुतवज्जे हो गए। उनके मुंह से गराहटे और चप्पड़ चप्पड़ की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस तरफ, ज़रियाब ने कहा, हम इस इमारत के ऊपर से घूमकर दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, जल्दी करो। वो दबे कदम उठाते हुए इमारत के पिछली तरफ आ गए। उन्हें असल रास्ते पर आने के लिए एक तवील चक्कर काटना पड़ा था। जहां कुत्ते हुर्मत की लाश उधेड़ रहे थे, उस तरफ से अब हाम्स की आवाजें सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई नौउम्र लड़का गुस्से में चीख चिल्ला रहा हो। इस बदरूह को शायद हवेली में हमारी मौजूदगी का पता चल गया है। इस तरफ आ जाओ, ज़रियाब ने कहा। यह हवेली अगरचे रस्मक और कुंदन की देखी वाली थी। उनकी जिंदगी का एक तवील अरसा यहाँ गुजरा था। वो इस हवेली के रास्तों से इस तरह वाकिफ थे जैसे कोई शख्स अपने हाथ की लकीरों से वाकिफ हो सकता है। लेकिन इस वक्त ज़रियाब उनकी रहनुमाई कर रही थी, क्योंकि ज़रियाब ही उस कमरे से वाकिफ थी जहाँ जागीरदार निमरान से उसकी मुलाकात हुई थी। लेकिन तारीकी और किसी और सिम से आने की वजह से वो गालिबन रास्ते के बारे में कंफ्यूज हो रही थी। लेकिन बिलाखिर उसने वो रास्ता तलाश कर ही लिया। वो सामने वाले ब्लॉक में है, वो कमरा। ज़रियाब ने इशारा किया। वो तीनों इस वक्त एक इमारत के सामने वाले साइबान के नीचे खड़े थे। वो तीनों साइबान से निकलकर खुली जगह पर आ गए और तेज तेज कदम उठाते हुए सामने वाले ब्लॉक की तरफ चलने लगे। बरामदे में पहुंचकर वो एक लम्हे को रुके, फिर तेज तेज कदम उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। ये कमरा है। ज़रियाब ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और आगे बढ़कर हाथ के दबाव से दरवाजा खोल दिया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। कमरे में गहरी तारीकी थी। रस्मक ने जोरदार दरवाजा खोला। ज़रियाब ने टार्च चलाई और उसकी रोशनी में कमरे का जायजा लेने लगी। उसका सूटकेस और बाकी चीजें जूं की तूं पड़ी थी। ये दीवार इस जगह से शक हो गई थी। उसने दीवार पर टॉर्च की रोशनी डालते हुए कहा और वापस आने के लिए जागीरदार ने इस जगह के ही पैर का दबाव डाला था। कुंदन आगे आ गई और फर्श के करीब दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों पर पैर डालने लगी। बिलाखिर एक जगह दबाव पड़ते ही दीवार में एक रहना सा पैदा हुआ और फिर दीवार शक होती चली गई। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुंदन के होंठों पर हफीफ सी मुस्कुराहट थी। हाम्स, किसी ने पुकारा। आवाज सुनकर वो तीनों उछल पड़े। ये गुबांग की आवाज थी जो बरामदे की तरफ से सुनाई दी थी। हाम्स, इधर आओ जल्दी। उसके साथ ही बरामदे में भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। गोपांग तेज तेज कदम उठाता हुआ उसी तरफ आ रहा था। ज़रियाब ने टॉर्च बुझा दी थी। वो कुंदन को धकेलती हुई दीवार के खला में दाखिल हो गई। उसके फौरन बाद रस्मक भी अंदर दाखिल हो गया।
لیکن وہ خلا بند نہیں ہو رہا تھا۔ اندر سے اس خفیہ راستے کو کھولنے اور بند کرنے کا میکانزم کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ کندن اور زریاب بڑی تیزی سے فرش اور دیواروں کو ٹٹول رہی تھی۔ قدموں کی آواز اب بہت قریب پہنچ گئی تھی۔ گوپانگ اکیلا تھا۔ رسمک نے کندن کے کان میں سرگوشی کی اور دیوار کی خلا سے نکل کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ دھڑ سے کھلا۔ گوپانگ اندر داخل ہوا۔ رسمک نے بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر اپنا بازو اس کی گردن پر لپیٹ دیا۔ گوپانگ اچانک افتاد سے گڑبڑا گیا۔ وہ اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر رسمک کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ وہ اس کی گردن کو زور زور سے جھٹکے دے رہا تھا۔ گوپانگ کو سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل آئی تھی اور زبان باہر کو نکل رہی تھی۔ رسمک نے ایک اور زوردار جھٹکا دیا۔ گوپانگ اس کی باہوں میں جھول گیا۔ رسمک نے اسے فرش پر پھینکا اور چاقو والا ہاتھ بلند کیا۔ اسی لمحے کندن کی سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ رسمک، میکانزم مل گیا ہے، آؤ ہری اپ۔ رسمک گوپانگ کے سینے پر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ باہر سے ہامس کی آواز سنائی دی۔ گوپانگ، کہاں ہو تم؟ گوپانگ ہوش میں ہوتا تو جواب ضرور دیتا مگر رسمک نے اس کا ٹینٹوا دبا دیا تھا اور وہ دنیا مافیہ سے غافل ہو گیا تھا۔ ہامس کی آواز سن کر رسمک اٹھ کر جلدی سے دیوار کے خلا کی طرف دوڑا۔ کندن نے ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا اور پیر سے فرش پر ایک جگہ دباؤ ڈال دیا۔ دیوار سلائیڈنگ ڈور کی طرح آہستہ آہستہ بند ہونے لگی۔ ابھی 1 انچ کا خلا باقی تھا کہ ہامس دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے گوپانگ سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ ٹھیک اسی لمحے دیوار کی خلا پوری طرح بند ہو گئی۔ کندن نے ٹارچ چلا لی اور اس کی روشنی میں جائزہ لینے لگی۔ یہ تنگ سی سرنگ تھی۔ 2 آدمی بمشکل پہلو با پہلو چل سکتے تھے۔ دائیں طرف یہ سرنگ نشیب کی طرف چلی گئی تھی۔ کندن نے انہیں اشارہ کیا اور سرنگ کی ڈھلان پر اترنے لگی۔ تقریباً 20 گز تک سرنگ مسلسل نشیب کی طرح چلی گئی تھی، پھر ہموار ہو گئی، لیکن یہاں سے سرنگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ رک گئے۔ مجھے یقین ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک راستہ ہمیں بابا تک لے جائے گا، کندن نے کہا۔ پھر رسمک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رسمک تم اس طرف جاؤ، میں اور زریاب اس طرف دیکھتی ہیں۔ جو بھی بابا تک پہنچ جائے وہ دوبارہ اسی جگہ آ کر ٹارچ کی روشنی سے اشارہ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس طرف جا رہا ہوں۔ رسمک نے بائیں طرف اشارہ کیا اور اپنی ٹارچ روشن کر کے بائیں طرف والی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ چلو زریاب، آگے بڑھو، کندن نے زریاب کو اشارہ کیا۔ زریاب کندن سے آگے تھی۔ وہ دوسری سرنگ میں داخل ہو گئی۔ کندن اس کے پیچھے تھی۔ پیشو خم کھاتی ہوئی یہ سرنگ شیطان کی آنت کی طرح طویل ثابت ہوئی تھی۔ پیچو ہم کھاتی ہوئی یہ سرنگ شیطان کی آن کی طرح طویل ثابت ہوئی۔ زریاب کندن سے تقریباً 10 قدم آگے تھی۔ دفتن کندن چلتی چلتی رک گئی۔ اسے یوں لگا کہ جیسے اس کے آگے کوئی چیز گری ہو۔ وہ ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ روشنی کا دائرہ سرنگ کی کچی دیواروں پر اکتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کندن کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ چھت بھی کچی تھی اور مٹی نیچے گر رہی تھی۔ زریاب، وہ چیخی، واپس آ جاؤ، جلدی کرو، سرنگ کی چھت بیٹھ رہی ہے۔ اس دوران زریاب اس سے 15 قدم آگے نکل چکی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، اس کی اور کندن کے درمیان چھت سے مٹی تیزی سے گر رہی تھی۔ وہ واپس پلٹی، لیکن وہ ابھی چند قدم دور ہی تھی کہ اس جگہ سے چھت پھٹ گئی جہاں سے مٹی گری تھی۔ زریاب کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ وہ پلٹ کر تیزی سے مخالف سمت میں دوڑی۔ دوڑتے ہوئے اس نے کندن کی چیخ بھی سنی تھی۔ پھر سناٹا سا چھا گیا۔ زریاب کئی گز دور جا کر رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ٹارچ کی روشنی سے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سرنگ بند ہو گئی تھی اور واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموشی اور بے حس و حرکت کھڑی رہی، پھر زور زور سے چیخنے لگی۔ وہ کندن کو پکار رہی تھی مگر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی اپنی آواز سرنگ کی تاریکی میں تحلیل ہو رہی تھی۔ زریاب نے ٹارچ ایک طرف زمین پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی۔ وہ بری طرح کانپ گئی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا، لیکن چند کلو سے زیادہ مٹی نہ ہٹا سکی۔ اس کا ایک ناخن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر ہانپنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ عجیب سی نظروں سے مٹی کے اس انبار کو دیکھ رہی تھی جس نے راستہ بند کر دیا تھا۔ اس نے ٹارچ اٹھائی اور اس کی روشنی میں آگے کی طرف جانے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ مٹی ہٹا کر راستہ بنانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔
उसे सुरंग में आगे जाकर रास्ता तलाश करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही ये सोचकर वो काम कर रह गई कि अगर उसे बाहर निकलने का रास्ता ना मिला तो वो उन्हीं सुरंगों में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगी। उसे बहरहाल एक उम्मीद ये भी थी कि कुंदन और रस्मक भी सुरंग में मौजूद थे। हो सकता है कोई ऐसी सुरंग हो जो इन लोगों को एक दूसरे से मिला दे। वो सुरंग में आगे की तरफ चलने लगी। तकरीबन 20 गज के बाद सुरंग बाएं तरफ मुड़ गई। ज़रियाब जैसे ही उस तरफ मुड़ी, ठटक कर रुक गई। उसे यूं लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज मर्दाना थी। वो पूरी तवज्जो से उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो आवाज दोबारा सुनाई न दी थी। वो उसे अपना वहम समझकर आगे चलने लगी। वो आवाज एक बार फिर सुनाई दी। उसका वहम नहीं था, ज़रियाब ने आवाज पहचान ली थी। रस्मक उसे पुकार रहा था। ज़रियाब तेज तेज कदम उठाती हुई आगे चलने लगी। वो फिर ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां सुरंग फिर 2 हिस्सों में बंट गई थी। ज़रियाब अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि वो आवाज किस तरफ से सुनाई दी थी। वो चंद लम्हे वहां खड़ी रही और फिर दाईं तरफ मुड़ गई। आगे सुरंग बंद थी। उसके सामने दीवार थी। ज़रियाब की आंखों में चमक सी उभर आई। तमाम सुरंगों की दीवारें और छतें कच्ची थी, लेकिन इस जगह पुख्ता दीवार देखकर उसे समझने में देर न लगी कि इस जगह कोई खुफिया रास्ता जरूर मौजूद था। वो उसी दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। दूसरे ही लम्हे उसे चौंक जाना पड़ा। दीवार के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। आवाजें अगरचे नुमायां नहीं थी, लेकिन उनमें खाम्स की आवाज उसने पहचान ली थी, जो किसी नाराज बच्चे की तरह चीख रहा था। रस्मक की आवाज सुनकर वो एक बार फिर चौंक गई। इस मर्तबा ये आवाज सुरंग में ज्यादा करीब से सुनाई दी थी। ज़रियाब मुड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई चलने लगी। मोड़ पर पहुंचकर वो रुक गई। बाईं तरफ की सुरंग में टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। उसके साथ ही रमसद की आवाज भी सुनाई दी, जो उसका नाम पुकार रहा था। ज़रियाब दौड़ती हुई उनके करीब पहुंच गई और वालहाना अंदाज में कुंदन से लिपट गई। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो, कुंदन ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा। सुरंग बैठ जाने से मेरी तो जान ही निकल गई थी। हमने तुम्हें बड़ी आवाजें दी, मगर शायद मेरी आवाज तुम तक ना पहुंच सकी। मट्टी हटाना हमारे बस में नहीं था। कोई बेलचा या फावड़ा वगैरह होता तो ऐसी कोशिश की जा सकती थी। खाली हाथों से मट्टी हटाकर रास्ता बनाना मुश्किल था। हमने दूसरी सुरंगों के जरिए फौरन ही तुम्हारी तलाश शुरू कर दी। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हमें मिल गई हो। मेरा ख्याल है मैंने वो जगह तलाश कर ली है जहां जागीरदार निमरान को कैद में रखा गया है, ज़रियाब ने कहा। क्या वाकई? कुंदन की आंखों में चमक सी उभर आई। बाबा को देखा है तुमने? नहीं, देखा नहीं, ज़रियाब ने जवाब दिया। इस जगह सुरंग बैठने के बाद मैं दहशत ज़दा सी हो गई थी। मैंने हाथों से मट्टी हटाने की कोशिश भी की, लेकिन खाली हाथों से रास्ता बनाना मुमकिन नहीं था। फिर तुम्हारी तरह मेरे जहन में भी ये ख्याल आया कि सुरंगों में घूमकर तुम लोगों को तलाश करने की कोशिश की जाए। मैंने रस्मक की आवाज भी सुन ली थी, जो मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। तुम्हीं लोगों की तलाश में मैं एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पुख्ता दीवार के जरिए आगे रास्ता बंद है। उस दीवार के दूसरी तरफ मैंने गुबांग और खाम्स की आवाजें सुनी हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारा बाबा भी वहीं मौजूद है। चलो उस जगह तक हमारी रहनुमाई करो, कुंदन ने उसके खामोश होने पर कहा। ज़रियाब उनकी रहनुमाई करती हुई उस सुरंग में आ गई जहां पुख्ता दीवार ने रास्ता रोक रखा था। ज़रियाब ने होठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। फिर टॉर्च से पुख्ता दीवार पर रोशनी डालने लगी। कुंदन और रस्मक भी रोशनी में दीवार का जायजा ले रहे थे। फिर उन तीनों ने दीवार से कान लगाए और कोई आवाज सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुंदन टॉर्च की रोशनी में दीवार के एक एक इंच हिस्से का जायजा ले रही थी। उसकी तवज्जो दीवार के निचले हिस्से पर मरकूज थी। दीवार के साथ फर्श पर भी 2-2 ईंटें लगी हुई थी। कुंदन को यकीन था कि यहाँ अगर वाकई कोई खुफिया रास्ता है तो उसका मैग्नेज्म फर्श की इन्हीं ईंटों में होगा। हर ईंट पर मुख्तलिफ अंदाज में दबाव डालकर ही आजमाया जा सकता था। वो पहली ईंट पर पैर रखना ही चाहती थी कि ज़रियाब ने उसे रोक दिया और होंठों पर उंगली रखते हुए दीवार की तरफ इशारा किया। वो गुस्से में भरी हुई मर्दाना आवाज थी जो ज़रियाब की समात से टकराई। कुंदन और रस्मक ने भी दीवार से कान लगा दिए। वो आवाज शनाख्त करने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो गुबांग था जो गुस्से में चीख चीख कर कुछ कह रहा था, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। उसके थोड़ी ही देर बाद एक चीख की हल्की सी आवाज सुनाई दी। कोई आदमी चीहा था। मुमकिन है वो बहुत जोर से चीहा हो, मगर दीवार की वजह से वो आवाज जरा हल्की महसूस हुई थी।
لیکن اس آواز سے چیخنے والے کے قرب کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک اور چیخ سنائی دی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ خاموشی طوالت اختیار کرتی گئی۔ وہ تینوں دیوار سے کان لگائے کھڑے تھے، مگر 15-20 منٹ گزرنے کے بعد بھی مزید کوئی آواز سنائی نہ دی تو کندن دیوار کے قریب فرش کی اینٹوں پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک بار پھر میکنزم تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے 7ویں اینٹ پر پیر رکھا تو اینٹ ڈوبتی چلی گئی۔ کندن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ حویلی کی خفیہ راستوں کے میکنزم طریقہ کار سے واقف تھی۔ اس نے پہلی اینٹ دبانے کے بعد پیر اٹھایا اور بائیں طرف ایک اینٹ چھوڑ کر اسے آگے والی اینٹ پر پیر رکھ کر اسے دبایا۔ دیوار اپنی جگہ سے ہلنے لگی۔ ان تینوں نے ٹارچ بجھا دی۔ رسمک چاقو سنبھال کر تیار ہو گیا۔ اس کی نظریں دیوار میں پیدا ہونے والے رخنے پر تھی جو بدتریج پھیلتا جا رہا تھا اور بلاخر دیوار میں 2.5 فٹ چوڑی خلا پیدا ہو گئی۔ دوسری طرف گہری تاریکی تھی۔ رسمک بڑی آہستگی سے ساتھ دیوار کے خلا سے نکل کر دوسری طرف آیا اور بے حس و حرکت کھڑا کسی بھی قسم کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ٹارچ روشن کر لی۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں کسی زیروح کا نام و نشان نہیں تھا۔ کندن اور زریاب بھی دیوار کے خلا سے باہر آئے۔ انہوں نے بھی اپنی اپنی ٹارچ روشن کی اور تینوں کمرے کا جائزہ لے رہے تھے۔ کمرے میں ایک بہت بڑی سی مسہری بچھی تھی، اس پر بستر بھی موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی میز تھی جس پر پانی کا جگ، ایک گلاس، مختلف دواؤں کی 3-4 خالی بوتلیں، ایک چمچہ اور ایک خالی کپ رکھا ہوا تھا۔ مسہری کے قریب فرش پر چپلوں کا ایک جوڑا پڑا ہوا تھا۔ کارنز پر لیمپ رکھا ہوا تھا لیکن بجھا ہوا تھا۔ ایک دیوار کی کھونٹی پر چند مردانہ کپڑے ٹنگے تھے، ان میں وہ جوڑا بھی تھا جو اس روز زریاب نے چوکیدار نمران کے جسم پر دیکھا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ نمران کچھ دیر پہلے اس کمرے میں موجود تھا، لیکن اب وہ لوگ اسے کہیں اور لے گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے تک تمہارے بابا اسی کمرے میں تھے، زریاب نے کہا۔ یہ کپڑے انہی کے ہیں۔ اس نے کھونٹی کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ میرے کمرے میں آئے تھے تو انہوں نے یہی لباس پہن رکھا تھا۔ میں اپنے بابا کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں، کندن نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ کر اس نے کھونٹی پر سے وہ جوڑا اتارا جس کی طرف زریاب نے اشارہ کیا تھا۔ اس نے کپڑوں کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ وہ لوگ بابا کو اب نہ جانے کہاں لے گئے ہوں گے۔ وہ چوکیدار کو اس حویلی سے باہر نہیں لے جا سکتے۔ رسمک نے کہا، اس طرف آؤ، شاید ہمیں یہاں کوئی راستہ مل جائے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے بائیں طرف کی دیوار میں ایک محرابی راستے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک باقاعدہ دروازے کی طرح راستہ تھا لیکن اس میں چوکھٹ وغیرہ نہیں تھی۔ وہ اس محرابی راستے سے گزر کر دوسری طرف آ گئے۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا لیکن زیادہ بڑا نہیں تھا۔ یہاں بھی بیڈ پر بستر بچھا ہوا تھا، کھونٹی پر 2-3 زنانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ بیڈ کے نیچے سینڈلز کے 2 جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ بیڈ کے قریب ایک چھوٹی سی میز پر 8-10 کتابیں رکھی تھی، وہ سب ناول تھے جو غالباً نئی خریدے گئے تھے۔ دیوار کے قریب ایک کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ اس نرس کا کمرہ تھا جو نمران کی دیکھ بھال کے لیے رکھی گئی تھی، لیکن وہ نرس بھی غائب تھی۔ کندن اور رسمک ان دونوں کمروں میں کوئی اور خفیہ راستہ تلاش کرتے رہے لیکن انہیں کامیابی نہ ہو سکی، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں کوئی اور راستہ بھی موجود ہے، مگر تلاش بسیار کے باوجود انہیں وہ راستہ نہ مل سکا۔ بلاخر وہ جس راستے سے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اسی راستے سے دوبارہ سرنگ میں آ گئے۔ بابا کی تلاش کے لیے ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنا پڑے گا، رسمک نے سرنگ میں چلتے ہوئے کہا۔ کون سا راستہ؟ کندن نے پوچھا۔ بتاؤں گا، ابھی کوئی بات میرے ذہن میں واضح نہیں ہو رہی، رسمک نے کہا۔ وہ لوگ زریاب والے کمرے کے خفیہ راستے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔ میکنزم کو حرکت میں لانے سے پہلے انہوں نے اطمینان کر لیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود تو نہیں۔ جب دیوار چاک ہو رہی تھی تو رسمک کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاقو ہاتھ میں لیے تیار کھڑا تھا۔ کمرے میں تاریکی تھی، وہ بڑی احتیاط سے دیوار سے باہر آ گئے۔ زریاب نے ٹارچ روشن کر کے دیکھا، اس کا سوٹ کیس اور دیگر چیزیں غائب تھی، حالانکہ جب وہ پہلے اس کمرے میں آئے تھے تو تمام چیزیں موجود تھی۔ رسمک دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ دروازہ باہر سے بند تھا، غالباً باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ زریاب اس وقت ٹارچ بجھا چکی تھی، کمرے میں بالکل تاریکی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے، رسمک کی آواز زریاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ زریاب کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، یہاں تو کھڑکیوں پر بھی آہنی سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔
वापस चला जाए, रस्मक ने कहा। इस खुफिया रास्ते की तमाम सुरंगें हमें उसी कमरे तक ले जाएंगी जहां से हम होकर आ रहे हैं। इस कमरे से आगे रास्ता हमें मालूम नहीं, इसलिए वापस जाना बेकार है। 1 मिनट, ज़रियाब ने कहा। उस तरफ रोशनदान में 2 सुराहें टूटी हुई हैं। अगर एक सुराख और निकाल दी जाए तो हम रोशनदान से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रोशनदान तक पहुंचा कैसा जाए? कुंदन ने कहा। ये मसहरी दीवार के साथ खड़ी कर दी जाए तो रस्मक आसानी से रोशनदान तक पहुंच सकता है, ज़रियाब ने जवाब दिया। रस्मक कमरे के वस्त में आकर रोशनदान की तरफ देखने लगा। रोशनदान से आसमान पर झिलमिलाते हुए 1-2 सितारे नजर आ रहे थे। उसके अंदाजे के मुताबिक रोशनदान की सुराहें 6-6 इंच के फासले पर थी। 2 सुराहें निकाली हुई थी। अगर तीसरी सुराख भी निकाल दी जाए तो 18 इंच जगह बन सकती थी और वो उसमें से आसानी से निकल सकते थे। रोशनदान हासा कुशादा था। हवा के रुख पर होने की वजह से ठंडी हवा के झोंके अंदर आते महसूस हो रहे थे। ये ठीक है, वो बोला। पहले मसहरी को यहाँ लाना जरूरी होगा। उन तीनों ने मिलकर पहले बिस्तर उठाकर जमीन पे रखा, फिर मसहरी को उठाकर बड़ी एहतियात के साथ उसे रोशनदान के नीचे दीवार के साथ खड़ा कर दिया। रस्मक मसहरी पर चढ़ गया। उसके कंधे रोशनदान के बराबर आ गए। वो सुराहों को टटोल कर देखने लगा। सुराहें लकड़ी के फ्रेम में लगी हुई थी और 2 सुराहें हिल रही थी। रस्मक ने जेब से चाकू निकाला और एक सुराख के करीब से लकड़ी का काटने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। पहली सुराख बड़ी आसानी से निकल गई। उसने सुराख हाथ बढ़ाकर दूसरी तरफ कमरे की छत पर रख दी और दूसरी सुराख निकालने के लिए लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटने पर चाकू चलने की हल्की सी आवाज उभर रही थी। उसे अंदेशा था कि सन्नाटे में यह हल्की सी आवाज भी कहीं सुन ना ली जाए, इसलिए वो रुक रुक कर चाकू चला रहा था। लकड़ी कट गई। रस्मक ने सुराख बाहर की तरफ खींची तो अपनी जगह से तो निकल गई, लेकिन उसके हाथ से भी छूट गई। बरामदे की छत किस कदर ढहलवान थी। लोहे की सुराख जोरदार आवाज से छत पर गिरी और शोर मचाती हुई ढलान पर लुढ़कने लगी और बिलाहिर दब की आवाज से बरामदे के सामने कच्ची जमीन पर गिर गई। सुराख लुढ़कने की शोर की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। रस्मक को यकीन था कि ये आवाज गुपांग या खाम्स ने सुननी होगी, क्योंकि गुपांग का कमरा और किचन वाली इमारत वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। जल्दी से ऊपर आ जाओ, रस्मक ने नीचे की तरफ देखते हुए सरगोशी की। लोहे की सुराख मेरे हाथ से छूटकर गिरी है। उन दोनों में से किसी ने अगर आवाज सुननी होगी तो वो इस तरफ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। ज़रियाब पहले कुंदन को ऊपर भेजना चाहती थी, मगर कुंदन ने ज़रियाब का हाथ पकड़कर उसे आगे धकेल दिया। ज़रियाब मसहरी पर चढ़कर रस्मक के बराबर पहुंच गई। रस्मक ने उसे सहारा देकर रोशनदान के दूसरी तरफ निकाल दिया। छत ढहलवान है, एहतियात से लेट जाओ, खड़े होने की कोशिश मत करना। रस्मक ने सरगोशी की और फिर किचन वाली इमारत के करीब टॉर्च की रोशनी देकर बुरी तरह चौंक गया। वो खाम्स या गुपांग में से जो कोई भी था उसी तरफ आ रहा था। कुंदन जल्दी करो, कोई आ रहा है। रस्मक ने नीचे की तरफ रुख करके सरगोशी की। कुंदन बड़ी तेजी से मसहरी पर चढ़ गई। रस्मक ने सहारा देकर उसे भी रोशनदान से दूसरी तरफ पहुंचा दिया और फिर खुद भी दोनों हाथ रोशनदान के फ्रेम पर जमाकर उसने अपने पैरों को जोरदार झटका दिया। मसहरी पैरों तले से निकलकर एक जोरदार धमाके से फर्श पर गिरी। रस्मक रोशनदान से लटका हुआ था। उसने सामने देखा, सामने वाली इमारत से निकलने वाला आदमी बाकायदा दौड़ने लगा था। मसहरी गिरने की आवाज गालिबन उसने भी सुन ली थी। रस्मक अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। उसने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया। उसका सीना रोशनदान के फ्रेम पर टिक गया। वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आगे खींचने लगा और बिलाहिर रोशनदान से निकलकर बरामदे की ढलवान पर पहुंच गया और ज़रियाब के करीब ही लेट गया। वो आदमी अब बरामदे के सामने पहुंच चुका था। उसके हाथ में जलती हुई टॉर्च की रोशनी में उन्होंने उसे पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि खाम्स था। खाम्स ने बरामदे में दाखिल होकर दरवाजे का कुंडा खोला, दरवाजे को जोर से ठोकर मारी, 1-2 सेकंड अपनी जगह खड़ा रहा, फिर अंदर दाखिल होकर टॉर्च की रोशनी में कमरे का जायजा लेते हुए सूरत-ए-हाल समझ गया। टॉर्च की रोशनी दीवार पर रेंगती हुई रोशनदान पर पहुंच गई। रोशनदान की सुराहें गायब पाकर वो चीखता हुआ बाहर दौड़ा। तारीकी और सन्नाटे में उसकी आवाज इस तरह गूंज रही थी जैसे कोई बदरू रो रही हो। वो चीखता हुआ बरामदे में दौड़े जा रहा था। भागो, जल्दी करो, रस्मक ने अपनी जगह से उठते हुए कहा।
जरियाब और कुंदन भी उठ गई। वो तीनों बरामदे की छत पर मुखालिफ सिमत में दौड़ने लगे। जब वो बरामदे के इत्माम पर पहुंचे तो दूसरी तरफ से हाम्स छत पर आ गया था। फिर दफतन खामोश फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। हाम्स के पास शॉट गन थी और उसने गोली चला दी। रस्मक ने अपनी टॉर्च रोशन करके उसे छत पर से नीचे फेंका। उसका मकसद पूरा हो गया। हाम्स ये समझा था कि किसी ने छत से छलांग लगाई थी और जलती हुई टॉर्च उसके हाथ में थी। उसने टॉर्च की रोशनी पर फायर किया। फिर फिजा एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। उस तरफ से छलांग लगा दो, नीचे कच्ची जमीन है। रस्मक ने कुंदन और जरियाब की तरफ देखते हुए कहा। पहले कुंदन ने छलांग लगाई। बरामदे की छत 8 फुट से ज्यादा बुलंद नहीं थी। वो धप की आवाज से नीचे गिरी। उसके फौरन बाद ही जरियाब ने भी छलांग लगा दी। नीचे गिरते हुए वो बड़ी मुश्किल से अपनी चीख जब्त कर सकी थी। नीचे गिरने के बाद वो पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि ऊपर से रस्मक ने भी छलांग लगा दी। इस तरफ रस्मक ने संभलते हुए कहा। वो तीनों एक तरफ दौड़ने लगे। फिजा एक बार फिर फायर की आवाज से गूंजी, लेकिन इस मर्तबा गोली किसी और तरफ चलाई गई थी। वो यकीनन गोपांग था जिसने किसी और तरफ फायर किया था। वो तीनों दौड़ते रहे। अब कुत्तों के भौंकने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो तीनों दौड़ते हुए एक और ब्लॉक में दाखिल हुए। जरियाब को कुछ अंदाजा नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे थे, लेकिन बिलाहिर वो सेरेसमिन खौलनुमा कमरे में पहुंच गए जहां कुंदन से जरियाब की पहली मुलाकात हुई थी और वो कुंदन को रूह समझी थी। एक बार फिर तारीख सुरंगों का सफर शुरू हो गया और बिलाहिर वो उस जगह पहुंच गए जहां हवेली से बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन वो बाहर निकलने की बजाय सुरंग के दहाने के करीब बैठ गए। दहाने पर अगरचे बहुत बड़ा पत्थर रखा था, लेकिन दहनों से ताजा हवा अंदर आ रही थी। इस भाग दौड़ ने उन तीनों को बुरी तरह थका दिया था। जरियाब तो बकायदा हाँप रही थी। वो सुरंग की दीवार से टेक लगाई बैठी थी। उसने दोनों टांगे सामने को फैला रखी थी। उसने बड़ी नाजो नम में परवरिश पाई थी और बड़ी आसाइश की जिंदगी गुजारी थी। वो इस तरह भागदौड़ की आदी नहीं थी, लेकिन जब से इस हवेली में आई थी अजीबोगरीब किस्म के हालात से दो चार रही थी। वो बैठी सोच रही थी कि जिस काम से यहाँ आई थी वो तो बीच में ही रह गया। वो एक नए चक्कर में फंस गई थी। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो जिस तरह रस्मक उसे हवेली से निकाल कर ले गया था, वो सब कुछ भूलकर अपने आप पर बीते हुए वाकयात को भयानक ख्वाब समझते हुए शहर वापस चली जाती। लेकिन तजस्सुस का मादा जरियाब में कूट कूट कर भरा था। वो राह फरार एहतियार करने की बजाय जिद करके दोबारा हवेली में आई और यहाँ एक बार फिर वो मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इस वक्त हम वापस चले जाएं और सुबह दरवेशपुर जाकर पुलिस की उन गैर कानूनी सरगर्मियों की इतलाक दें और जागीरदार को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को साथ ले आएं? जरियाब ने कुंदन की तरफ देखते हुए कहा। पुलिस? कुंदन के लहजे में तंज था। एक मरतबा ऐसी कोशिश की जा चुकी है। हमारे ही एक आदमी ने दरवेशपुर जाकर पुलिस से राब्ता किया। पुलिस वाले बड़ी मुश्किल से यहाँ आने पर आमादा हुए। उन्होंने पूरी हवेली छान मारी। उन्हें बाबा तो क्या बिल्ली का एक बच्चा तक ना मिला जिसे हब्स बेजा में रखा गया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, मेरी जिंदगी का एक तवील अरसा यहाँ गुजरा है। इस हवेली की तहखानों का राज तो मैं भी पूरी तरह नहीं जान सकी। मैं अपने बाबा का सुराग नहीं लगा सकी। पुलिस वाले उन्हें किस तरह तलाश कर सकते थे? अलबत्ता पुलिस की इस कार्रवाई का ये नतीजा जरूर निकला कि हमारा जो आदमी पुलिस को साथ लेकर आया था, चौथे दिन उसकी लाश मिली जंगल में और वो इंस्पेक्टर जो पुलिस पार्टी को लेकर आया था उसे डिग्रेड करके दरवेशपुर से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। रखेल शाह के हाथ बहुत लंबे हैं। उस रोज अगर वो दरवेशपुर में होता तो पुलिस वाले उस तरफ आने की हिम्मत न करते, बल्कि शिकायत करने वाले को ही उठाकर टांग देते। वो कलाची गया हुआ था। वापस आने के बाद जब उसे पुलिस की इस कार्रवाई का पता चला तो उसने फौरन ही आला अफसरान से राब्ता कायम किया और उस इंस्पेक्टर को डिग्रेड करवाकर किसी दूर इफ्तादा मुकाम पर ट्रांसफर करवा दिया। अब कोई भी पुलिस अफसर हवेली के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तुम? जरियाब ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम जागीरदार की बेटी हो, कानूनी तौर पर उसकी वारिस हो। तुम रखेल शाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हो। ये तुम्हारा कानूनी हक है। कानूनी हक? कुंदन का लहजा जहर आलूद था। कानून पर हक सिर्फ उसका होता है जिसके हाथ में ताकत हो। कमजोर लोगों को तो वैसे ही जमीन में गाड़ दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, वो गहरा सांस लेते हुए बोली,
اس میں شبہ نہیں کہ میں جگیردار نمران کی بیٹی ہوں اور اس کی وارث ہوں، لیکن میں 10 سال پہلے مر چکی ہوں۔ پہلے تو مجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ میں زندہ ہوں، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھائی جا سکے گی، لیکن میں جیسے ہی سامنے آئے تو مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ رکھیل شاہ میرے وجود کو کیسے برداشت کرے گا؟ میرے سامنے آ جانے سے اس کا سارا منصوبہ خاک میں مل جائے گا اور وہ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے میں ذرا بھی نہ ہچکچائے گا۔ وہ تمہیں بھی اپنے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ سمجھنے لگا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ تم بابا کی کوئی عزیز ہو اور بابا نے جاگیر کی وراثت کے لیے تمہیں بلایا ہے، اسی لیے تو تمہیں بابا سے ملنے نہیں دیا گیا۔ رکھیل شاہ بہت کمینہ آدمی ہے، وہ ہر اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار دے گا جس کا بابا سے کوئی تعلق ہوگا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں بروقت تمہارے بارے میں اطلاع مل گئی اور ہم نے تمہیں ان کے چنگل سے نکال دیا۔ بابا کو اب تک اس لیے زندہ رکھا ہے کہ رکھیل شاہ کو ابھی ان کی ضرورت ہے۔ ان کے دستخط کے بغیر رکھیل شاہ کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی اس کی ضرورت پوری ہوئی وہ بابا کو بھی ختم کر دے گا، لیکن ہمیں اس سے پہلے بابا کو ان کی قید سے نکالنا ہوگا۔ یہ رکھیل شاہ ہے کون؟ ذریعہ نے پوچھا۔ جاگیردار کے ایک نمک خوار کا بیٹا، کندن نے جواب دیا۔ اس کا باپ بہت شریف آدمی تھا۔ اس کے انتقال کے بعد رکھیل شاہ کو میرے بابا ہی نے پالا، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور پھر اسے اپنی جاگیر کا مینیجر مقرر کر دیا۔ وہ مجھ سے عمر میں 2-4 سال ہی بڑا ہے۔ جب وہ تعلیم کے سلسلے میں درویش پور میں تھا تو اس نے کچھ ناپسندیدہ قسم کے لوگوں سے دوستیاں کر لی۔ وہ کالج کی چھٹیوں میں اپنے ان بدماش دوستوں کو حویلی میں لانے لگا۔ بابا نے پہلے تو رکھیل شاہ کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ بدسور اپنے دوستوں کو یہاں لاتا رہا۔ ایک مرتبہ بابا کے ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے ہوئے تھے۔ ان کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ رکھیل شاہ اور اس کے دوستوں نے ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ بابا کو اس کا پتہ چل گیا۔ بابا نے رکھیل شاہ کو ڈانٹا اور اسے ایک ہلکا سا تھپڑ مارا۔ بابا نے اسے یہ تھپڑ بیٹا سمجھ کے مارا۔ انہوں نے اسے بیٹے ہی طرح پالا تھا، لیکن رکھیل شاہ نے اسے اپنی توہین سمجھا۔ وہ اپنے دوستوں کو لے کر درویش پور چلا گیا۔ اس نے 2 سال تک حویلی کا رخ نہ کیا۔ بابا اس عرصے میں اس واقعے کو بھول گئے، لیکن رکھیل شاہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ اس نے بات دل میں رکھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتا رہا اور جب وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آیا تو بابا نے اسے اسسٹنٹ مینیجر مقرر کر دیا۔ اس نے اپنی سازشوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ حویلی کے وہ تمام ملازم نکال دیے جو حویلی کے وفادار تھے۔ اس دوران اس نے لاکھوں روپے بھی کھا لیے۔ بابا نے اسے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ دراصل جاگیر پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے خیال میں آسان طریقہ یہ تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے اور جاگیر کا مالک بن جائے۔ اس نے بابا سے میرا رشتہ مانگا مگر بابا نے انکار کر دیا۔ پھر ایک رات اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے حویلی کی فصیل سے چھلانگ لگا دی۔ مجھے رسم کا والد اٹھا کر لے گیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ بابا نے رکھیل شاہ کو ملازمت سے نکال دیا۔ اپنے والد کے قتل کے بعد رسمک مجھے اور خوشنما کو لے کر ملک سے باہر چلا گیا۔ ادھر رکھیل شاہ بابا کے خلاف اپنی سازشوں کے جال پھیلا رہا تھا۔ 2 سال پہلے اس نے حویلی پر قبضہ کر کے بابا کو قید کر دیا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ بابا بیمار ہیں۔ انہوں نے اسے دوبارہ جاگیر کا مینیجر مقرر کر دیا۔ جاگیر کے نام پر وہ اپنے تعلقات بڑھاتا رہا۔ اس نے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات استوار کر لیے۔ دولت کے بل بوتے پر اس نے بعض اعلیٰ سرکاری افسروں کو مٹھی میں لے رکھا ہے۔ جب حویلی کا ایک خیر خواہ پولیس کو لے کر یہاں آیا تو رکھیل شاہ اس روز درویش پور میں نہیں تھا۔ انسپیکٹر بھی شاید نیا تھا اور رکھیل شاہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، اس لیے پولیس پارٹی لے کر یہاں آ گیا، جس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ اسے رکھیل شاہ کے اشارے پر ڈی گریڈ کر کے دور مقام پر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ قانون کا سہارا لینا ہر شہری کا قانونی حق ہے، لیکن یہاں تو ہر شخص کو اس کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ قانون صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے جن کے پاس دولت طاقت ہو، یہاں حق مانگا نہیں جاتا۔ اگر بابا کی زندگی خطرے میں نہ ہوتی تو میں رکھیل شاہ سے قانونی جنگ ضرور لڑتی، لیکن مصیبت یہی ہے کہ بابا اس کی قید میں ہے۔ اگر میں رکھیل شاہ کے خلاف عدالت سے رجوع کروں تو وہ مجھے بلیک میل کر سکتا ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو میری شناخت ہے۔ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں 10 سال پہلے حویلی کی فصیل سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد میں 10 سال تک غائب رہی، کسی کو علم نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اس دوران اگر میں ایک آدھ بار بھی سامنے آئی ہوتی تو میرے زندہ ہونے کا تاثر قائم رہتا،
लेकिन मेरे गायब हो जाने से पहले यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे मर्दा समझ लिया। रखेल शाह जैसे आदमी के सामने अपनी शनाख्त साबित करना बड़ा मुश्किल होगा, मामला तवील हो जाएगा और इस तरह बाबा की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैंने ये कठिन और जानलेवा रास्ता इख्तियार किया। बाबा को उनकी कैद से रिहाई दिलाने के बाद मैं खुलकर सामने आऊंगी। इसका मतलब है कि ये सब कुछ आसान नहीं होगा, ज़रियाब ने कहा। हाँ, कुंदन ने जवाब दिया, और ऐन मुमकिन है कि इसमें मेरी जान भी चली जाए। तुम्हारे लिए भी खतरात है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी यही मशवरा दूंगी कि तुम इस खानदान की रिसर्च का ख्याल जहन से निकाल कर वापिस चली जाओ। बात रिसर्च से बहुत आगे निकल चुकी है, ज़रियाब ने कहा। हवेली में आने के बाद कुछ अजीबोगरीब बातें सामने आई हैं जिनसे मेरा जहन पूरी तरह उलझ कर रह गया है, और जब तक उनकी वजाहत हासिल न कर लूं मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकती। कैसी बातें? कुंदन ने पूछा। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरा ताल्लुक भी इसी खानदान से है, ज़रियाब ने जवाब दिया। यहाँ आने से पहले मैंने अपने वालिद की कागजात में से चंद तस्वीर निकाली थी। जिस रात मैं हवेली में आई वो तस्वीर उसी रात मेरे सूटकेस में से चोरी हो गई। मुझे यकीन है कि वो तस्वीर खाम्स ने चुराई होंगी और इस वक्त रखेल शाह के कब्जे में होंगी, लेकिन उसमें से एक तस्वीर ऐसी थी जिसके साथ की एक बड़ी तस्वीर इस हवेली के कमरे में आवेजा है। मैंने हवेली में एक और पोर्ट्रेट भी देखा है, उस चेहरे पर मेरे मरहूम बाप की शबाहत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे वालिद का इस हवेली से क्या ताल्लुक हो सकता है। अगर कोई ताल्लुक नहीं तो वो तस्वीर मेरे वालिद के पास क्यों थी? कौन सी तस्वीर की बात कर रही हो? कुंदन ने पूछा। तुम्हारे वालिद के दादा जेदार बख्त की तस्वीर, ज़रियाब ने जवाब दिया। उस रात मैंने तुम्हारे बाबा से उस तस्वीर का जिक्र किया था, उन्होंने भी बताया था कि वो इनके दादा की तस्वीर है। ओह, कुंदन के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम्हारे वालिद ने उस तस्वीर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? नहीं, इस मौजू पर कभी बात ना हुई थी, ज़रियाब ने जवाब दिया। उन्होंने कभी इस हवेली का भी जिक्र नहीं किया था। खानदान के बारे में रिसर्च का ख्याल तो मुझे उनके इंतकाल के बाद आया था। मैंने उनके पुराने कागजात को अभी अच्छी तरह चेक नहीं किया। हो सकता है उनमें कुछ ऐसे कागजात भी हों जो उस राज से पर्दा उठा सके, लेकिन ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होगा जब यहाँ से वापस जाऊंगी। हो सकता है तुम्हारी वालिदा को इस सिलसिले में कुछ मालूम हो, कुंदन ने कहा। नहीं, ज़रियाब ने नफी में सर हिलाया। मेरी वालिदा इस सिलसिले में ज्यादा नहीं जानती क्योंकि उनका ताल्लुक सुंदन खानदान से नहीं। मेरी अब तक की मालूमात के मुताबिक सुंदस खानदान के लोग शादी ब्याह अपने ही खानदान में किया करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने पुरानी रिवायात को भुलाकर खानदान से बाहर भी रिश्ते नाते जोड़ना शुरू किए। मेरे वालिद का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता है। उन्होंने भी खानदान से बाहर शादी की। उन्होंने मेरी वालिदा को अपने खानदान के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर बताया होगा, लेकिन वो मालूमात यकीनन ऐसी नहीं है कि उनसे मुझे कुछ मदद मिल सके। तुम्हारे बाबा ने मुझे खत में लिखा था कि उनके पास कुछ दस्तावेजात हैं और मुझे यकीन है कि उन दस्तावेजात से बहुत से सरबस्ता राज खुल सकते हैं, लेकिन ये मामला इस कदर उलझ गया है कि आसानी से हल होता हुआ नजर नहीं आता। अब सबसे पहले हमें तुम्हारे बाबा को उनकी कैद से निजात दिलाना है, उसके बाद ही ये पेचीदा गुड़े हल हो सकेंगी। कुंदन कुछ कहना ही चाहती थी कि सुरंग के बाहर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने घोड़े को जिस जगह दरख्तों से बांधा था वो जगह सुरंग के दहाने से ज्यादा दूर नहीं थी। रस्मक पत्थर को हटाकर सुरंग से बाहर निकला। वो बड़ी एहतियात से कद आदम गुजान झाड़ियों से निकलकर बाहर आया। उसके हाथ में चाकू था, दूसरे हाथ में टॉर्च। वो झाड़ियों में खड़ा कुछ देर तक झाड़ियों में दुबका सामने देखता रहा, फिर झाड़ियों से बाहर आया। घोड़े के बिनबिनाने और जोर जोर से पैर पटकने की आवाजें सुनाई दे रही थी। रस्मक उसी अंदाज में चलता हुआ आगे आया। एक घोड़ा जमीन पर गिरा हुआ इस तरह लूट रहा था जैसे अजियत में मुब्तला हो। दूसरे घोड़े भी बिदक रहे थे। रस्मक ने टॉर्च रोशन की और दूसरे ही लम्हे चौंक गया। एक स्याह नाग गिरे हुए घोड़े की टांग से लिपटा हुआ था। रस्मक को समझने में देर न लगी कि इस घोड़े को सांप ने डस लिया था। रोशनी पड़ते ही सांप ने घोड़े की टांग से बल खोले और तेजी से रिंगता हुआ झाड़ी में गायब हो गया। रस्मक ने आगे बढ़कर टॉर्च की रोशनी में घोड़े का जायजा लिया। उसके मुंह से जाग बह रहा था। कोई बहुत ही जहरीला सांप था। रस्मक के ख्याल में उस घोड़े का जिंदा बचना बहुत मुश्किल था। वो कुछ देर तक घोड़े को तड़पते हुए देखता रहा, फिर वापस आ गया। जाहिर है वो दम तोड़ते हुए घोड़े की कोई मदद नहीं कर सकता था। रस्मक सुरंग में वापस आया, उन्हीं सूरत हाल से आगाह करने लगा। वो रात उन्होंने सुरंग में बैठकर ही गुजारी। सुरंग के बाहर सुबह की बहुत मध्यम रोशनी फैलना शुरू हो गई।
रस्मक उन दोनों को वहीं रुकने का इशारा करके सुरंग के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। हवेली खाली है, वो लोग कहीं जा चुके हैं, रस्मक ने बताया। क्या? कुंदन उछल पड़ी। मैं सच कह रहा हूँ, हवेली में किसी का नामो निशान तक नहीं, रस्मक ने जवाब दिया। चलो मेरे साथ चलो, कुंदन एक झटके से उठी। वो तीनों सुरंगों में चलते हुए हवेली की एक इमारत के कमरे में पहुंच गए। रस्मक ने गलत नहीं कहा था, हवेली में किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो मुख्तात अंदाज में हवेली के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हुए उस इमारत में आ गए जहाँ किचन भी था और गुबांग वाला कमरा भी। रस्मक चाकू हाथ में लिए चारों तरफ देख रहा था। उनके साथ किसी किस्म का धोखा भी हो सकता था, लेकिन इसका खदशा बेबुनियाद निकला। हवेली में किसी जीरू का नामो निशान नहीं था। वो जैसे ही गुबांग वाले कमरे में दाखिल हुए, तीनों उछल पड़े। सामने ही फर्श पर एक औरत की लाश पड़ी थी। वो तीनों दौड़कर उसके करीब पहुंचे। वो औरत खून में लथपथ थी, सीने में दस्ते तक एक खंजर बेबस था। रस्मक लाश के करीब घुटनों के बल बैठ गया। उसने जैसे ही सीने में बेबस खंजर उसकी तरफ बढ़ाया, उस औरत ने आंखें खोल दी। वो जिंदा थी। ज़रियाब और कुंदन भी उस पर झुक गए। वो दोनों गहरी नजरों से औरत के चेहरे को देख रही थी।